नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सपा के एजेंडे के केंद्र में नौजवान और किसान, 60% वोट पाने के लिए बनाए रणनीति, मध्य वर्ग पर किया विशेष फोकस। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने लिया अन्न संकल्प, कही बीजेपी को हटाने की बात। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जुआ खेलते पकड़े गए बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष, रायपुर में देर रात पुलिस का छापा, 10 साथी भी गिरफ्तार, कई भाग निकले, 1 लाख रुपए बरामद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। सपा के एजेंडे के केंद्र में नौजवान और किसान, 60% वोट पाने के लिए बनाए रणनीति, मध्य वर्ग पर किया विशेष फोकस। जी हाँ दोस्तों, सपा इस बार के चुनाव में अपने वोट प्रतिशत को अधिकतम तक ले जाने के रणनीति के साथ काम कर रही है। इसी के तहत पार्टी के घोषणा पत्र में नौजवानों व किसानों से जुड़े मुद्दों की खास झलक दिखेगी। पार्टी की रणनीति है कि रोजगार व संसाधन विकास के जरिए युवाओं को जोड़ा जाए। पार्टी ने खुले तौर पर सामाजिक न्याय की बात शुरू कर दी है। पार्टी के रणनीतिकार हर विधानसभा क्षेत्र में एक वोट पर निगाह गड़ाए हुए हैं। अक्टूबर 1992 में बनी समाजवादी पार्टी 3 बार सत्ता में रह चुकी है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस चुनाव में वन मैन शो की भूमिका में है। ऐसे में वोट प्रतिशत को लेकर वो लंबी लकीर खींचना चाहते हैं। यही वजह है कि अब तक के चुनावों में अधिकतम 30% का आंकड़ा न छू सकी पार्टी के रणनीतिकार 60% वोट हासिल करने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। पुराने बसपाइयों व भाजपा विधायकों के सपा में आने से पार्टी काफी उत्साहित है। वहीं पार्टी के रणनीतिकार वोट बैंक का ग्राफ बढ़ाने के लिए लगातार प्रयोग कर रहे हैं। उम्मीदवार चयन में भी दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को ध्यान में रखा जा रहा है। यही वजह है कि अभी तक पहले व दूसरे चरण के कुछ उम्मीदवारों की ही घोषणा की गई है। इसी तरह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बूथ प्रबंधन पर विशेष जोर है। बूथों की स्क्रूटनी की गई है। हर 15 दिन पर बूथ कमेटी के अलग अलग सदस्यों से फीडबैक लेकर आगे की रणनीति से वाकिफ कराया जा रहा है। जिताओ उम्मीदवार को देख अपने पुराने नेताओं को धैर्य रखने की नसीहत दी जा रही है। चुनाव लड़ने के आतुर नेताओं को बूथवार टारगेट देकर भविष्य में इनाम देने का आश्वासन दिया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने लिया अन्न संकल्प, कही बीजेपी को हटाने की बात। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आज सोमवार को अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए अन्न संकल्प लिया। इस मौके पर अखिलेश यादव के साथ किसान नेता तेजिंदर सिंह बिक्र भी थे। लखीमपुर कांड के वक्त तेजिंदर भी गाड़ी से टक्कर लगने पर जख्मी हुए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि तेजिंदर सिंह बिक्र आज सपा के साथ हैं, इनको लखीमपुर में कुचलने की कोशिश की गई थी। अखिलेश ने आगे कहा कि किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका दिया था, जिसकी वजह से दबाव में आकर उन्हें 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान किया जाएगा, किसान रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। इसके साथ साथ किसानों को मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन और बीमा भी दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने आगे बताया कि वो बीजेपी के बाद अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी बताए कि कितने स्मार्ट सिटी बनाए गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जुआ खेलते पकड़े गए बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष, रायपुर में देर रात पुलिस का छापा, 10 साथी भी गिरफ्तार, कई भाग निकले, 1 लाख रुपए बरामद। जी हाँ दोस्तों, रायपुर की पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। लगातार दूसरे दिन बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। इस बार पंडरी इलाके की दुबे कॉलोनी से जुआरियों को पकड़ा गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी शामिल है। निजा जी के अलावा पुलिस ने 9 और युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,05,200 रुपए कैश और ताश की गड्डियां मिली हैं। पुलिस को खबर मिली थी कि युवकों का झुंड दुबे कॉलोनी इलाके में जुआ खेल रहा है। टीम ने रविवार की रात कॉलोनी में छापा मारा। दांव लगाते 10 युवकों को पकड़ा गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष नवीन वर्मा शामिल था। अपने साथियों के साथ जुए के पर नवीन भी दांव लगाने पहुंचा था, मगर पुलिस ने पकड़ लिया। इसके कुछ साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। गिरफ्तार हुए इन युवकों से पुलिस बाकी के जुआरियों की जानकारी ले रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, ऐसा न हो नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाए, बीजेपी और जेडीयू में क्यों मचा है घमासान। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जनता दल यूनाइटेड को चेताया है कि एनडीए गठबंधन को मजबूत रखने के लिए मर्यादा का पालन रखना चाहिए। संजय जायसवाल ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को गठबंधन धर्म का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्विटर खेलना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के साथ जेडीयू के नेता ट्विटर खेलेंगे तो बिहार के 76 लाख बीजेपी कार्यकर्ता इसका जवाब देना जानते हैं।
जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी तक का जिक्र कर दिया। सम्राट अशोक विवाद पर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा लेखक दया प्रकाश सिन्हा से पद्मश्री वापस लेने की लगातार उठ रही मांग को लेकर संजय जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए सम्मान को प्रधानमंत्री के द्वारा वापस लिए जाने की मांग उठाना पूरी तरीके से बकवास है। संजय जायसवाल ने कहा कि उन्होंने दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई हुई है और बिहार सरकार को चाहिए कि इस के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत सजा दिलवाए। जायसवाल ने कहा कि इसके बाद चाहे तो बिहार सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलकर सजायाफ्ता मुजरिम दया प्रकाश सिन्हा के पद्मश्री को वापस देने की उठा सकता है। इशारों में संजय जायसवाल ने जनता दल यूनाइटेड को यहां तक चेता दिया कि गठबंधन में अगर कोई समस्या होती है तो गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं को मिलकर उसका समाधान निकालना चाहिए, वरना ऐसा न हो कि हालात बिगड़ जाएं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाए। संजय जायसवाल ने कहा, हम हरगिज नहीं चाहते हैं कि फिर से मुख्यमंत्री आवास 2005 से पहले की तरह हत्या कराने और अपहरण की राशि वसूलने का अड्डा हो जाए। बता दें कि बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से साहित्यकार दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और जनता दल यूनाइटेड लगातार यह मांग कर रही है कि केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि दया प्रकाश सिन्हा से उनका पद्मश्री वापस लिया जाए। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से लेकर अन्य नेता तक लगातार ट्विटर पर दया प्रकाश के पद्मश्री वापस लेने का मुहिम चला रखी है और ट्विटर पर अपनी इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को टैग कर रहे हैं, जो बीजेपी को नागवार गुजर रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार आ रही, कैबिनेट और बीजेपी से निकाले जाने के बाद बोले हरक रावत। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में मंत्री पद से बर्खास्त और बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह रावत ने दो टूक कहा है कि अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि वो बिना किसी शर्त के कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। बीजेपी से निष्कासन के बाद मीडिया से बात करते हुए रावत ने कहा, ठहमाम में सब नंगे हैं, बीजेपी में मैं सबको ऊपर से नीचे तक जानता हूँ। पिछले 5 साल में ये लोग कुछ नहीं कर सके, रोजगार दिया नहीं, विकास किया नहीं, उल्टे महंगाई बढ़ा दी है, तो इनको कुछ न कुछ आरोप लगाकर तो निकालना था। उन्होंने कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले थे और चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बताया जाता है कि हरक सिंह रावत अपनी बहु अनुकृति के लिए लैंसडौन विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे। काफी समय से हरक सिंह रावत के कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। हरक सिंह रावत को बीजेपी ने रविवार को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर रावत को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कौशिक के हवाले से उन्होंने बताया कि अनुशासनहीनता के चलते रावत को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश में एक दिन में आए 2.5 लाख से अधिक कोरोना के मामले, दिल्ली मुंबई में देखी गई गिरावट। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,58,089 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,51,740 मरीजों की रिकवरी हुई। वहीं इस महामारी से पिछले 24 घंटों में 385 लोगों की जान गई है। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले अब देश भर में 8,209 हो चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले दिन की तुलना में 6.02% अधिक है। बता दें कि कोरोना की पॉजिटिविटी रेट अब 19.65% है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश भर में टीकाकरण अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 158.12 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की खुराक दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 13.79 करोड़ से अधिक शेष और अप्रयुक्त वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है। बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 13,13,444 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 70,37,62,282 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। सरकार में आते ही 3 महीने में करवाएंगे जाति जनगणना, चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा नेता अखिलेश यादव का जाति जनगणना पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार में आते ही 3 महीने में जाति जनगणना करवाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री दारा सिंह का बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं दारा सिंह चौहान का स्वागत करता हूं। उनके साथ भारी संख्या में लोग आए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री पद से हाल ही में इस्तीफा दे चुके दारा सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल के विधायक डॉक्टर
आर.के. वर्मा रविवार को अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने दारा सिंह चौहान तथा प्रतापगढ़ जिले के विधायक आर.के. वर्मा के अपने अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। इस मौके पर चौहान ने कहा कि 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तब सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया था, लेकिन कालांतर में साथ तो सबका लिया गया, मगर विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश में चंद लोगों का विकास हुआ और बाकी लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। चौहान ने कहा, सपा मेरा पुराना घर है और हम उत्तर प्रदेश की सियासत की बदलकर अखिलेश यादव को फिर से ऊपर को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वो आने वाले दिनों में सभी पिछड़ों और दलित समाज को लामबंद करेंगे। विरोधी लाख साजिश कर लें, लेकिन यह तूफान रुकने वाला नहीं है, बदलाव होकर रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रालोद नेता जयंत ने भाजपा पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। कहा, मुस्लिम विरोधी बयानबाजी से कोई लाभ नहीं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि भाजपा एक गियर वाली कार चला रही है जो उसे पीछे की ओर ले जा रही है। चौधरी ने कहा कि मुस्लिम विरोधी बयानबाजी से भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग इस तरह की राजनीति से तंग आ चुके हैं। जयंत चौधरी 43 की पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सपा के साथ गठबंधन किया है। जयंत ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके बजाय वो प्रचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं के सपा रालोद गठबंधन में शामिल होने से पता चलता है कि गठबंधन सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और यह एक आकर्षक व्यवहार्य विकल्प है, क्योंकि गठबंधन जमीनी स्तर का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। रालोद प्रमुख ने भरोसा जताया कि विपक्षी वोट विभाजित नहीं होंगे, क्योंकि इस बार सपा रालोद गठबंधन और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है। चौधरी ने कहा, विपक्ष के वोट नहीं बंटेंगे, मुझे भरोसा है। पिछली बार भाजपा को वोट देने वाले लोग भी इस बार वास्तव में सपा के साथ हमारे गठबंधन के लिए मतदान करने वाले हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मौजूदा सरकार ने 5 साल से अधिक समय में शासन, नेतृत्व और विकास के बारे में कुछ नहीं किया है। सपा और रालोद में शामिल होने के लिए मंत्रियों, विधायकों और नेताओं के भाजपा छोड़ने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि टिकट चाहने वाले मौजूदा विधायक और राजनीतिक रूप से महत्व रखने वाले लोगों का गठबंधन में शामिल होना जमीनी स्तर पर मिल रहे समर्थन का संकेत है। चुनावों में ध्रुवीकरण और इससे निपटने की उनकी योजना के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा कि लोग इससे निपट लेंगे, क्योंकि मतदाता बहुत समझदार होते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, हाल के दिनों में राज्य में विघटनकारी, दिल को दहला देने वाली कई घटनाएं हुई हैं। लोगों को ठगे जाने का एहसास हुआ है। तथ्य यह है कि दंगे किसी की मदद नहीं करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि लोग नफरत और समाज में घोले जा रहे जहर से दूर रहना चाहते हैं।